बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज 4 अगस्त है और अब से कुछ देर बाद, अब से 57 मिनट बाद जब 12 बजेंगे तो यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा वतन अजीज़ में, क्योंकि ये 5 अगस्त की याद ताज़ा करेगा। 5 अगस्त यानी कि आज से 1 साल पहले, 365 दिन पहले मोदी सरकार ने क्या किया था। भारत की आइन के 2 आर्टिकल्स हैं, 370 और 35A। आसान तरीन अल्फाज में अगर कहा जाए तो उन्होंने ये किया था कि मकबूजा कश्मीर की जो एक इम्तियाजी हैसियत है, जो खुसूसी हैसियत है, उसको ख़त्म कर दिया था। यानी कि अब वो वहाँ पर बाकी क़वानीन का इतलाक़ कर सकते हैं, यानी कि वो वहाँ की जो वहाँ पर बाहर के लोगों को लाकर आबाद कर सकते हैं, वहाँ की सोसाइटी का जो बैलेंस है उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। अब भारत के लोगों को ये राइट देने की वहाँ कोशिश हो रही है कि जनाब मकबूजा कश्मीर में वो भी किसी भी भारत के और इलाके की तरह प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकें, बेच सकें। यानी कि एक आइनी वारदात हुई, आइनी में इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रहा हूँ, वरना खुद भारत के अंदर से आवाज़ें आई कि ये आइनी नहीं है, ये जमहूरी भी नहीं है, लेकिन कश्मीर की आवाम पर जुल्म का एक नया पहाड़ तोड़ा गया। और अभी हमने लॉकडाउन सहा है ना कुछ दिन, और वो तो एक बड़ा नरम किस्म का लॉकडाउन था बनिस्बत उस लॉकडाउन के जो कश्मीरी अवाम सह रही है। आज रात 12 बजे तकरीबन कश्मीरी अवाम के उस लॉकडाउन को भी 365 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। हम इसमें मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे ज़रा आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले किस्सा मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने, तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन पार्टीज़ ने आज इस पर एक और तरह से रद्द-ए-अमल का यूँ इज़हार किया है कि पाकिस्तान ने आज अपना नया सियासी नक्शा जारी किया। हमारे साथ बड़ी रेलेवेंट शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बड़े बुनियादी सवाल पूछेंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जहन में है कि इस नक्शे का क्या मतलब है, ये पुराने से किस तरह मुख्तलिफ है, ऐसा क्यों किया गया, ऐसे क्या होगा। लेकिन इससे पहले देख लीजिए इमरान खान साहब ने आज क्या कहा इस नक्शे के इजरा के मौके पर या मंजूरी को अनाउंस करते हुए। देखिएगा। पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफ़ी करता है। आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास, स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा। आपने देखा यहाँ पर भी मौजूद थे स्पेशल असिस्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि मुईद यूसुफ साहब, जो कि हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फिर अमजद शुएब साहब भी तशरीफ़ फरमाए, ऑफ कोर्स वैसे दिफाई तजियाकार। अमजद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और मुईद साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का मुईद यूसुफ साहब। पहले ज़रा बिल्कुल अगर आसान अल्फाज में बता दें, क्योंकि हमने ये आवाज़ें भी सुनी मीडिया पर भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से भी कि जनाब बज़ाहिर तो ये तो वैसा ही तो है नक्शा, और ये क्या फ़र्क है इस नक्शे और पुराने नक्शे में, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वसीम शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान का इस तर्ज का पहला पॉलिटिकल मैप है। इससे पहले हम इंतजामी मैप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैप देते रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैप जो एक नेशन की, जो एक स्टेट की ख्वाहिशात, उनकी उमंगे और उनकी एस्पिरेशंस को सामने रख के बनता है और दुनिया को मैसेज जाता है, वो हमारे पास पहले नहीं था। जहां तक इसका ताल्लुक है, ज़मीनी ये भी वज़ाहत कर दें कि यानी ऑफिशियल यही एक नक्शा है ना, यानी ये तो नहीं कि एक पॉलिटिकल मैप है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा। मैं आपको ये बताने लगा, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स तो हमेशा होते हैं। देखिए, उनमें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें बाकी स्ट्रीम्स, वो तो बहुत डिटेल में मैप होता है। लेकिन जो बुनियादी पॉलिटिकल मैप है जिसकी बेसिस पे हर चीज चलेगी आज के बाद, सिर्फ एक ही ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का होगा, टेक्स्ट बुक्स में भी हर जगह, वो इंशाल्लाह यही मैप होगा। आप जानते हैं ये प्रॉब्लम भी चल रही थी कि मुख्तलिफ वर्जन मैप्स की आ गई थी। कई तो हमारे अपने लोगों ने शाया की हुई थी जिसमें मकबूजा कश्मीर को गलत तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ था। तो वो भी इंशाल्लाह इससे खत्म हो जाएगा। जहां तक आपकी बात है इसमें तब्दीली क्या है, मैं आपको मुख्तसरन बताऊं। पहली चीज, तमाम गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मैं गुजारिश करूंगा सबसे, आज के बाद हम हमेशा उसको इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे। ये तमाम एक रंग में दिखाया गया है, तमाम इलाका, और उसमें क्लियरली लिखा गया है
कि ये यूएनएससी रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना है। जो इंडिया ने अपना मैप शाये किया था अक्टूबर में, मजाक का खेज मैप, जिसमें उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का नेबर दिखाया, सारा हमारा इलाका अपने ताई ले लिया, अपने ताई, उसको हमने बिल्कुल उसकी नफी करके इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरा क्लियरली ईस्टर्न बैंक पे दिखाया है कि हिमाचल प्रदेश नीचे और ऊपर मकबूजा कश्मीर जो हम क्लेम करते हैं। एक तो ये बड़ा चेंज है। दूसरा, हमने बड़े वाजे तौर पे सर क्रीक का, जो हमारी उसकी मशरकी क्रीक है जहां हमारा उस पे क्लेम है, वो हमने दिखा दिया है, जिसके मुताबिक वो सारा सर क्रीक का पानी जो है वो हमारे पास है। और तीसरा, सियाचिन को, पहली दफा सियाचिन ग्लेशियर को हमने क्लियरली एक लाइन लगा के एलओसी के ऊपर ग्लेशियर तक, कराकोरम पास तक, जहां चाइना और पाकिस्तान की सरहद है, वाजे कर दिया है कि सियाचिन हमारा इलाका है जिसपे हिंदुस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ है। अब इसमें तो ये तीन बड़ी, ये आपने तीन बुनियादी आपने ये चीजें बता दी, निकाल बताई, जो कि तफरीक करते हैं नए और पुराने नक्शे में। अब अगेन इसको भी जरा समझने के लिए इसको भी एड्रेस कर दीजिए। इन तीनों चीजों पर जो कि आपने भी मेंशन की, पाकिस्तान की पोजीशन तो नई नहीं है, जाहिर है पोजीशन तो पहले से ही वो हमारी वही है, तो फिर नक्शे में इसकी तब्दीली की अभी क्या जरूरत है? यानी कि एक नुक्ता ये भी उठाया गया कि जनाब हमने क्या आज से ये दावे शुरू किए जो कि आप अभी बता रहे हैं? नहीं, ये तो दावे पहले से, तो फिर नक्शा आज क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भारत ने एक इकदाम उठाया और एक गैर कानूनी नक्शा ले आया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, मकबूजा कश्मीर में ये बात फैलाने के लिए कि जी ये तो फैसला हो गया, अब तो आप भारत का हिस्सा है वगैरह, और दुनिया में ये बावर कराने के लिए, तो ये ऐन जरूरत थी हमारी कि हम बिल्कुल वाजे कर दें। और ये मैं इसको ये नहीं कहना चाहता कि इसको हमने रिएक्शन कर दिया, हमने वक्त लिया, हमने सोचा और एक प्रोएक्टिव नक्शा प्रोएक्टिवली हम सामने लाए हैं कि पाकिस्तान का और कश्मीरी अवाम की क्या एस्पिरेशन और स्टांस है। हिंदुस्तान का नक्शा तो ना किसी ने सुना ना माना, वो था ही इतना एक अजीब सा। और मैं ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान का जो नक्शा था, जो बैनुल अक़वामी कवानीन यूएन रेजोल्यूशंस के खिलाफ था, शिमला को उन्होंने अंडरमाइन किया है। तो रोग स्टेट और होती क्या है, अपनी तरफ से नक्शा किसी और का वो लेके और कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के हम हमसाए हैं ताकि वहां भी गन डालें। तो हमारा एक बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स है। तो अब रियासत पाकिस्तान का इस तनाजुर में अगला स्टेप क्या होगा? इसको यूएन में पेश करना, वो प्रोसेस कब होगा और वो कैसे होता है? उसकी मंजूरी ना मंजूरी क्या होता है? नहीं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये आज मीडिया पे चल रहा है, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि हम यूएन में लेके जा रहे हैं। यूएन में तो पहले ही जो मैप है वो हमारे जो मौकफ है उसकी तायीद करता है, तो वो तो पहले ही बात वहां पहुंच चुकी है। यूएन का एक पूरा अपना प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं, वो एक अलग बात है। वो ये खबर गलत चल रही है कहीं में, जो चल रही है कि जनाब ये नक्शा बाकायदा पाकिस्तान ने यूएन में पेश किया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत है जी, मैं बिल्कुल इसकी तरफ। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्या हो सकता है कि यानी किसी मरहले पर, यानी ये जो आज का स्टेप है ये एक पहला कदम हो इस अमल की जानिब के जिस तरह भारत ने इम्तियाजी हैसियत को खत्म किया है जम्मू कश्मीर की, रियासत पाकिस्तान भी इन लाइंस पे गौर कर रही है कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की जो इम्तियाजी हैसियत है इसके हवाले से कुछ सोचा जाए? देखिए, नहीं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ यूएन रेजोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, हम उस पर खड़े हुए हैं। जो फैसला पाकिस्तान करेगा, कश्मीरी आवाम, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो मांगे, उसके बरक्स नहीं हो सकता है। हम यूएन रेजोल्यूशन पे खड़े हैं, मैप में भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी ये पोजीशन है? गिलगित बल्तिस्तान उसी रंग में पूरा दिखाया गया है, क्योंकि आखिरकार जब भी प्लेबिसाइट होगा और इंशाल्लाह जल्द होगा, रायशुमारी जब होगी तो उसका हिस्सा होगा। तो अगेन अभी इसको समझाने के लिए एक बात और बता दीजिए, अगर आप कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से खबर गलत है, तो क्या मतलब ये जो हमारा नक्शा है अक़वाम मुत्तहिदा के पास या वहाँ पर जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी सिलसिला होता है वो फिर एक दूसरा नक्शा होगा क्या, या क्या? जी, वो टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, उसकी हमें अभी कतई कोई जरूरत नहीं है। एजे की और जीबी की मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मोहित साहब सॉरी इंटरप्ट करना, इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले दिनों नेपाल ने भी यही काम किया ना कि अपनी 3 टेरिटरीज को जो कि भारत से मुतनाज़ हैं अपना नक्शा चेंज किया और अब नेपाल अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करने जा रहा है उसको। नहीं, वो उनका मसला फर्क है, उनकी जो डिमार्केशन है वो फर्क है और इंडिया से इशू फर्क है। हम तो पहले यूएन में जा चुके, मामला जा चुका, बात वहां पहुंच गई, बहुत से नक्शे पहले दे दिए गए
और हमारे मौकफ को पहले ही वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस है, इस पे हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मैं सिर्फ ये वाज़ेह कर दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हमने शो की है इस मैप में, जो पहले नहीं थी। वो जिस तरह केपी और खैबर पख्तूनख्वा और जीबी के दरमियान है, या वो पंजाब और सिंध के दरमियान है, उस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हमने शो की। आप 2 लम्हे अगर मेरे साथ हैं तो मैं चाहता हूँ एक रिएक्शन ले लूँ मुईद साहब, मैं अमजद शुएब का, फिर हम आप बिल्कुल आप फिर आपको देंगे जरा, चूंकि आप क्या क्या मसरूफियत दी। अमजद शुएब साहब, क्या कैसी डेवलपमेंट है ये जो आज हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे आपने बड़ा इफेक्टिवली इंडिया के जो इंडिया ने नक्शे जो इशू किए, हाँ, उसका इंप्रेशन आपने डिनाइल आपने दे दिया, उसको आपने एक तरह से काउंटर कर दिया कि अगर वो कोई इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है दुनिया में, तो असल हकीकत ये है जहां आपने कश्मीर के उस हिस्से पे बड़ा वादे लिख दिया कि अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। अब अगर इसमें आम लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो तो मतलब जाहिर है कि इस पर इसका जवाब यही होगा ना कि अगर कोई पूछे जनाब इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो जाहिर है इसका कोई टेंजिबल फर्क शायद ना हो, लेकिन सिफारती महाजों पर इस तरह की चीजों की बड़ी अहमियत होती है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2-3 पॉइंट देना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जो नक्शा अगर कोई दुनिया में इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से, तो वो लाजमी बात है कि वो काउंटर होगा, क्योंकि आपने बहुत वजाहत। तो इसमें सिर्फ कश्मीर नहीं है, आपने बाकी भी जो डिस्प्यूट्स हैं आपके वो सारे इंडिकेट कर दिए हैं। सही है। केपीके की हैसियत नई इस शक्ल में आ गई है कि फाटा के इलाके जो हैं वो अब खत्म हो गए और वो केपीके का हिस्सा बन चुके हैं। तो बड़ा एक वाज़ेह नक्शा बन चुका है जो आज इतनी सारी तब्दीलियां होने के बाद जरूरी था कि मौजूद। फिर अंदरूने मुल्क इसकी अहमियत बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ नक्शे इस्तेमाल हो रहे थे, यहाँ तक कि आपके सरकारी चैनल के ऊपर कुछ और नक्शा दिखा दी, फिर बच्चों की निसाब की किताबों में और पता नहीं कहाँ कहाँ ये चीजें लगी हुई हैं, और हर दूसरे दिन कोई एतराज उठ रहा है। तो अब ये है कि पूरी कौम के पास कोई जवाब नहीं होगा इस बात का कि जी हमें नक्शा नहीं मिला, नक्शा मौजूद है और यही इस्तेमाल होगा। और ये नक्शा इतना वाज़ेह बना हुआ है कि इससे डिस्प्यूट्स जो हमारे भारत के साथ, वो आज जो बच्चा नई तालीम हासिल कर रहे कॉलेज में जा रहा है उसको भी समझ लग जाएगी कि भारत के साथ डिस्प्यूट हैं क्या। ओके, पॉइंट टेकन, ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे। जरा थोड़ा सा अगर हम इसे बैकग्राउंड में बिल्कुल पॉइंट टेकन, एजुकेशन वैल्यू भी है और पॉलिटिकल वैल्यू भी है। ठीक है, ओके। तो यानी खाली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आज की जो तारीख है वो किस एतबार से अहम है। ये आज का दिन था कि जब अमित शाह, जो ऑफकोर्स भारत की रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने ये बिल मंजूर किया था जिसके बाद मकबूजा कश्मीर की इम्तियाजी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद यानी कि भारत की एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट थी ये जाहिर करने की, अगर आम अल्फाज में कह लीजिए कि ये जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ये जाहिर करने की कि साहब ये तो हमारा पार्ट है, यानी भारत ये कह रहे हैं कि तो हमारा पार्ट है, इसकी तो आईनी हैसियत कोई अलग नहीं है, ये तो हमारा हिस्सा है। और अपनी फतह से इसको ताबीर करते हुए अमित शाह ने आज से 365 दिन कबल भारत के पार्लियामान में ये कहा था, इस बिल को पेश करते हुए अगर हम दिखा सकें। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। ये 5 अगस्त 2019 का मंजर था, फिर इसकी मुखालिफत भारत के ही अंदर से हुई और शदीद तरीन अल्फाज में हुई। उसका एक अक्स देखिए कि खुद भारत में इसकी मुखालफत में क्या क्या कहा गया, वहां के सियासतदानों की तरफ से, वहां के ऐवानों में ही क्या कहा गया, देखिए। History will prove you to be wrong and future generations will realize what a grave mistake this house is making today. Dismembering Jammu and Kashmir, for heaven's sake, in the name of the people of India, I appeal to you, don't do that. This is a black Monday. This is a dark day. The Constitution has been sadly either forgotten. इसको सिर्फ हम यौम इस्तेसाल नहीं कह रहे, भारत के ऐवान में आवाज लगी, इट इज अ ब्लैक मंडे। और अगर ये लगे किसी को कि जनाब ये तो सियासी मुखालिफिन इसलिए बात कर रहे थे, तो नहीं, भारत के सिर्फ ऐवानों में नहीं, भारत के मैदानों में भी इसके खिलाफ आवाज उठी, भारत के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हम देखेंगे पड़ी गई भारत की सड़कों पर और कुछ इस तरह के मनाजिर वहाँ अवामी सतह पर भी देखने में है। मकबूजा कश्मीर इसको नरेंद्र मोदी ने हर सतह पर इसको बड़ा कैश करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अमेरिका में उन्होंने कहा कि हमने 70 साल पुराने मसले को हल कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ये कहा था, देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है
आर्टिकल 370 का। उसके बाद इस इवेंट के 4 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर पर बात की और इन अल्फाज में मसले को उजागर किया था। Went against 11 United Nations Security Council resolutions. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Forget 8 million, 8,000 Jews stuck like this. What do you think Europeans would think? I mean, any human community, if their members are stuck like that, what do you think they will think? 1.3 billion Muslims who are watching this, and they know that it is only happening in Kashmir because they're Kashmiri Muslims. Arrogance that makes people make mistakes and do stupid things, cruel things like what Narendra Modi has done. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed if a conventional war starts. My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. और ये कर्फ्यू आज भी जारी है और वाकई जिस किस्म की स्टूपिड और इलॉजिकल और फजूल और बेवकूफ़ाना बात है मोदी ने की, उसका एक अक्स आप ये मुलाहिजा फरमाइए। यानी कि ये एक मुल्क का वज़ीर आज़म है जो कि खड़ा हुआ है, भड़क मार रहा है कि हम तो 6-7 दिन में पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक मुल्क के वज़ीर आज़म की सतह पे इतनी बेवकूफ़ाना सतह की बातें हो रही हैं। ये कहा नरेंद्र मोदी ने। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। आलमी मंजरनामा में बहुत कुछ हो रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की एक एक सड़क और एक एक दीवार ने महसूस किए एक खौफनाक धमाके की आवाज़ जो कि वहाँ के असला डिपो में हुई है। और लबनान का और इसराइल का एक ख़ास मामला चल रहा है। लबनान के साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी, जिनको 2005 में एक बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में वो उनका कत्ल हो गया था, वो मुकदमा भी चल रहा है, उसका भी अभी नतीजा आना है। वो हिज़्बुल्लाह के हवाले से अलग मामलात हैं। वहाँ ये हो रहा है। यहाँ नेपाल ने अपना एक नया नक्शा बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से आज ये डेवलपमेंट हुई है। भारत में 370 और 35 इस अंदाज से जारी है। तो बहुत कुछ दुनिया में इस वक्त हो रहा है। हम पाकिस्तान के तनाजुर में इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कहते हैं आपको एक बार फिर हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मुशर्रफ जैदी साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, जो कि आलमी उमूर पे और पाकिस्तान की भी इस तर्ज के उमूर पे डिफेंस से रिलेटेड गहरी नज़र रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज उस ब्रीफिंग में भी थे कि जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा और हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा मौजूद थे, अपोजिशन के भी कुछ लोग मौजूद थे जो कि इस डेवलपमेंट में बता रहे थे। इससे पहले अगर एक क्विक कमेंट मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच, इस पर कर सकें, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं जो कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब हो रही है। तकरीबन अब से 1.5 घंटे पहले लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक इंतहाई गैर मामूली नौयत का धमाका सुना गया। उसके मनाजिर बहुत दिल हिला देने वाले हैं। कह रहे हैं लबनान की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ उसकी आवाज़ न सुनी गई हो, यहाँ तक कि लबनान से बाहर भी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर तो धमाके बहुत हुए, लेकिन बहुत अनयूजुअल था और चलती गाड़ियाँ उलट गई हैं। 10 लोगों की हलाकत की ऑफिशियल खबर आई है, लेकिन खदशा है कि असल नंबर इससे बहुत ज़्यादा होगा। ऑफिशियल स्टेटस ये है, ऑफिशियली लबनान के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है बल्कि असला डिपो में धमाका है, और ऑफिशियली इसराइल ये कह रहा है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप इस डेवलपमेंट पे क्या कहिएगा? सबसे पहले तो एक बहुत ज्यादा गहरा रंज और गम मेरे ख्याल है हम सबको बतौर पाकिस्तानी, हम सबका हर मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क से एक ताल्लुक जो है वो एक स्पेशल ताल्लुक है जो आम ममालिक से ज्यादा गहरा है। ये एक बरादराना जो एक फीलिंग है या जो एक सेंटिमेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कि शायद कोई मुल्क हो जिसने इतना सफर किया है जितना लबनान ने किया है। जो जुल्म जो है लबनान के लोगों पर जो है डाले गए हैं, पिछले 50 साल से मुसलसल जंग जो है वहां पे लड़ी जा रही है, और वही ग्रेट गेम जो अफगानिस्तान के साथ बड़े ममालिक ने किया, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो, वही ग्रेट गेम जो है वो लबनान को बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन उसमें जो मखसूस बात है वो ये कि इजराइल बिल्कुल उसके साथ बैठा हुआ है। 2006 में हमने देखा कि इजराइल ने जो है लबनान के साथ क्या किया, लबनान की लीडरान के ऊपर क्या दबाव होता है, किन किन ममालिक का दबाव होता है।
ईरान का क्या रोल रहा है लबनान की सियासत में, हिजबुल्लाह को चलाने में, ये बहुत ही, और फिर लबनान ने जो बर्दाश्त किया है, जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, शाम से तकरीबन 1.5 मिलियन कम से कम लोग जो है वो लबनान गए हैं। लबनान का जो स्कूल सिस्टम है, उनका जो सीवेज सिस्टम है, और ये सारे मसाइल मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसने जो है 40 साल से मुश्किलें देखी हैं, लेकिन ये एक बहुत छोटा मुल्क होते हुए इसने बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं। तो सबसे ज्यादा तो रंज और गम और दुख होता है, और मेरे दिल से दुआ निकलती है, मैं यकीनन आपकी भी नुमाइंदगी इसमें कर रहा हूँगा, देखने वालों की, कि हम सब जो है बहुत। और आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपके कोई दोस्त भी लोग इस वक्त वहां पर हैं, उन्होंने भी आपको अहवाल बताया है लबनान का, जिनसे आपकी हमारे बल्कि बहुत, मैं समझता हूँ एक बहुत अहम शख्सियत उमर बड़ाइच, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनूबी एशिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे उन्होंने जर्नलिज्म भी जो है उसमें होते थे पहले, यहाँ से रिपोर्ट किया है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो वो लबनान गए हुए थे, तो जिस अपार्टमेंट में वो ठहरे हुए थे वहां पर भी तबाही, और पूरे शहर में वो बता रहे हैं कि चीजें जो है वो बहुत से जगहों पे फ्लैट हो गई, बहुत बुरा। बल्कि हम देखेंगे अगर उमर बड़ाई साहब को ले सकें तो लीजिएगा भी आप मुझे प्लीज, अगर नंबर अगर भेज सकें मुशर्रफ अजीज साहब, ताकि हम आंखों देख हाल उनसे जाने। अमजद शुएब साहब, जरा आज की पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले क्विक कमेंट आप इस पर भी करें। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की एम्बुलेंसेज वहाँ बैरूत की तरफ रवाना हो गई हैं, वहाँ के अस्पताल सारे चौक हो गए हैं, लोग सड़कों पर परेशान घूम रहे हैं। लेकिन ये मैं अगर बहुत ही दुखी दिल के साथ ये कहूँ तो आप इस बात से एग्री करेंगे ना या नहीं कि ये प्रॉक्सीज के नाम पर जो खेल आलमी ताकतों का खेला जाता है, जिसका अल्टीमेटली निशाना आम आदमी बनता है, चाहे वो सीरिया का एपिसोड हो बशार अल असद वाला, चाहे लबनान का एपिसोड हो जिसका पूरा बैकग्राउंड बताया उन्होंने, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान एपिसोड हो, फिर उसामा बिन लादेन का हवाले ना करना, फिर अमेरिका का उनको मारना, फिर वो इराक का मामला, और एक फिर खुद पाकिस्तान, हमारी तो डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि हम किस तरह दो मुल्कों का निशाना बने और यहाँ खेल खेला जाता रहा। ये खून का खेल अनफॉर्चुनेटली मुस्तकबिल करीब में अक़वाम आलम की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी प्रॉक्सीज के नतीजे में ये खेल बढ़ता हुआ ही नजर आता है, कोई कम होता नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। आपको ऐसा लगता है? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये कि बड़े दुख की बात है, क्योंकि वहां पे हलाकतें लगता है कि बहुत ज्यादा हुई। जो हमने धमाके के कुछ वीडियोस देखी हैं, वो तो बहुत ही खौफनाक किस्म के धमाके हैं। तो लाजमी बात है, जब ऐसा धमाका हुआ तो वहां पे बिल्डिंगें गिर गई हैं, बहुत मलबा, अभी खुदा जाने कितने लोग नीचे दबे पड़े हैं। तो ये तो रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है, फिर कुछ अब चीजें वादे होंगी। लेकिन ये लबनान की बदकिस्मती ये रही है कि ये एक मैदान जंग बना रहा है, जहाँ पे के बड़ी कुव्वतें भी और हमसाया ममालिक भी अपनी जो एक तरह की जो जंग है इसराइल के खिलाफ हो या इसराइल अरब कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहा हो, ये मैदान जंग बना रही है। फिर यहाँ पे सिविल वॉर भी रही, तो वहां पे तो कुछ ऐसे हालात में पिछले 40-50 साल से कि इन लोगों ने सवाए जंग के, कत्लो गारत के, इन बेचारों ने देखे कुछ नहीं। छोटा सा मुल्क है, आबादी बड़ी थोड़ी है, लाजमी बात है कि इन्होंने तकरीबन हर घर से, हर खानदान से कोई ना कोई शख्स जो है वो उठ गया होगा दुनिया से। तो ये अलमिया है बहुत बड़ा, और दुनिया में बड़े बड़े मुल्क जो हैं या हमसाया मुल्क हैं, वो सब अपने अपने मुफादात की एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन भुगत रहे हैं ये मुल्क। हालांकि ये एक बड़ा ही मुतदिल किस्म का मुल्क था, यहाँ लोग जो थे वो कोई इंतहा पसंदी नहीं थी, उनमें कोई मजहबियत नहीं थी, और एक मखलूत सोसाइटी है जहाँ पे क्रिश्चियन आबादी भी बहुत है। और आपने देखा कि यहाँ पे एक मिल के वो हमेशा हुकूमत बनाते एक फार्मूला बना हुआ है बाकायदा कि जनाब वजीर आजम फला, स्पीकर फला और स्पीकर फला, ये फला मजहब का, ये फला मसलक का। जी, इस तरह की हम आंगी बड़ी कम जगहों पे देखी जाती है। जी हाँ। फिर ऐसे मुल्क को जहाँ पे इतना यानी एक मुतदिल किस्म का माहौल हो, उसको इस तरह बर्बाद करके रख दिया कि यानी आलमी सियासत अपनी जगह पे, लेकिन इस मुल्क ने जो खमियाजा भुगता उसका वो बहुत ही अफसोसनाक है। बिलाखिर इंसानियत ही सफर करती है इस तरह के सारे मामले। अब मुशर्रफ साहब, अब इसी को हम रिलेट भी कर दें, जाहिर है कश्मीर का मसला भी अक़वाम आलम का ही मसला है ना, अक़वाम आलम के अमन का मसला है। अब ये आप बता दीजिए, ये मैं आता हूँ अमजद साहब के दोबारा आता हूँ, मैं मुशर्रफ साहब इस पर कॉमेंट ले लूँ, ये पाकिस्तान इंडिया पे आते हुए कि ये तो हम सबकी ख्वाहिश है मुशर्रफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब हम सब अमन चाहते हैं, बल्कि अक्सर पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को ही उन्होंने बुज़दिली से भी ताबीर किया और फिर अकॉर्डिंगली बेवकूफ़ाना इक़दामात भी किए हैं। लेकिन क्या अब आपको ये लगता है, ख्वाहिश नहीं लेकिन तज्जिया, कि ये इस वक्त का जो भारत का रिजीम है की जो अप्रोच है, उसके जो बयान, अंदाजा करें ना, एक मुल्क का वजीर आज़म है वो बयान दे रहा है बेवकूफ़ाना कि जी वो मैं तो 7 दिन में पाकिस्तान से निपट लूंगा, मतलब ये जहालत की इंतहा है।
तो इस माइंडसेट के साथ अब आपको ये लगता है कि भाई हम चढ़ ना दौड़ें, जंग ना करें, लेकिन हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और सैनिटी प्रिवेल करेगी, ये एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी होगी इस भारतीय जो एलीट है या जो इक़्तिदार में जो लोग हैं उनके साथ, और अब पाकिस्तान को भी अकॉर्डिंगली ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए वसीम, इसमें माजरत के साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने भी एक क्लिप चलाई जिसमें आप दिखा रहे थे जो रद्द अमल था कुछ सिविल सोसाइटी मेंबरान का, कुछ कांग्रेस के जो लोग थे आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद जो एनेक्सेशन। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक खास आदतन जो है शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा उन्होंने हवाला दिया कि जी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के दौरान किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। एक चीज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, खास तौर पे जो हमने रद्द अमल देखा है 5 अगस्त के बाद, वो ये है कि जो वहां पे प्रोटेस्ट है वो पाकिस्तान के हक में या कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है। सही। वहां पे जो प्रोटेस्ट है वो उनकी अंदरूनी सियासी लड़ाई है, यानी कि अगर वो खड़े हुए सिटीजनशिप एक्ट के बारे में या आर्टिकल 370 के बारे में, तो वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए खड़े हुए हैं, वो कश्मीरियों के हुकूक के लिए और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए नहीं खड़े हुए। हाँ, ठीक। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो और साथ ये भी कि वहां अगर कोई मुखालिफाना आवाज है उसको अगर हम ग्लैमराइज कर भी रहे हैं, अगर कोई कर रहा है, अगर दिखा भी रहे हैं, तो फिर हम यहाँ की मुखालिफाना आवाज को भी फौरन गद्दारी से ताबीर ना कर दें। फिर खैर वो एक अलग फिर टॉपिक छिड़ जाता है। आज क्योंकि कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं उसी पे फोकस रहें। सबसे पहली मेरी इल्तिमास आपसे भी, देखने वालों से भी, ये हिंदुस्तान के बयानात, अरुंधति रॉय के बयानात या कांग्रेसियों के बयानात, वो हमारी मोहब्बत में नहीं है, इस गलतफहमी में मुब्तला ना हो। सही, वो आपकी मोहब्बत में नहीं है और आपके हक में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हिंदुस्तान में सियासत थी और है, वो उससे डील करना जो है उसके लिए उनसे ज्यादा चालाक और ज्यादा झूठा और मक्कार होना पड़ेगा। और जितने झूठे और मक्कार वो हैं, वो आपने सबूत देख लिया कि जो कश्मीरियों से वादा 1947 में किया था, 72 साल बाद वो वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हर हुकूमत, चाहे कांग्रेसी हो या बीजेपी के, वो आके कोई नया जुल्म ढाते हैं कश्मीरियों पे। तो ये ट्रस्ट कर लेना कि अब जो है वो ठीक हो जाएंगे और आओ मिलके बैठ के बात करते हैं और एक जमाने में हम एक होते थे, ये दीवाने का ख्वाब है। ठीक है, ओके अमजद शेख, अब अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो फिर आप प्रैक्टिकली बताइए कि हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि अगेन ये तो आपकी भी राय नहीं होगी, हम लोग चढ़ दौड़ो मारो जी, लेकिन ये जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं ये बात भी ठीक लग रही है कि भाई ये पागल लोग हैं, इनके साथ हम ये नहीं कहते कि चलो अमन कर लेते हैं, तो क्या प्रैक्टिकली क्या ऑप्शन रह जाते हैं रियासत के पास? अमन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, उनका सांस यही है, वो अपोजिशन के लोग या कोई भी हो, बुनियादी सांस यही है जी कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर कोई नहीं आता। जिस चीज पे बहस थी या जिस चीज के ऊपर तनकीद हुई, वो 3 नुकात थे। एक तो ये नुकता था कि जनाब आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात प्रोविजंस को वायलेट किया है, जिसमें लिखा था कि ये कश्मीर की असेंबली जो है वही ये काम कर सकती है, आपने खुद यहाँ पे कर दिया, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, तो ये आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया है, ये दुरुस्त नहीं। दूसरा ये है कि जब आपने कश्मीर के लोगों से पूछ के कोई बात करनी थी, तो आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो थे वो मजबूत होते कि आपने अवामी राय ली है। तो भारत ने चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम से हटके ये एक काम कर दिया, जो लोकल पॉपुलेशन को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा जी दुनिया आपके डेमोक्रेटिक जो है क्रेडेंशियल्स वो भी चैलेंज करेगी। हम दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो आपने ये क्या कर दिया। फिर तीसरा जो उनका था वो ह्यूमन राइट्स की वजह से था कि जनाब वहां पे जो आपने इतना लॉकडाउन किया और सख्ती कर रहे हैं, तो भारत के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होगा बाहर से कि जनाब आपने ह्यूमन राइट वायलेशंस आप कर रहे हैं। तो ये उनके अपने मुल्क की पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए ये पॉइंट्स नुकात थे जिन पे तशवीश का इजहार किया जा रहा था। ठीक है, कतन वो हमारी हमदर्दी या कश्मीरियों की हमदर्दी में कतन नहीं था, वो वही है मकसद, कांग्रेस हो या कोई भी हो, बुनियादी सांस वही है कि कश्मीर हमारा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक वजाहत हो गई, कोई गलतफहमी में ना रहेगा उनका, ठीक, उसमें कोई फर्क नहीं था। तो अब हम इसको कंक्लूड करते बताया ना कि रियासत पाकिस्तान के करने के इकदाम क्या है, एक दो बात हम आखिरी 2-3 मिनट है जरा वाइंड अप करना चाहता हूँ मैं आप दोनों के साथ। जी 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 देखिए, मेरा भी आज जो मैंने सवाल उठाया वहाँ पे वो भी ये था कि अगर मुझे ये कोई कहे, जो कहा गया वहाँ पे कि जनाब अमेरिका के उनके साथ मुफादात हैं, वो मार्केट है,
मगरबी दुनिया उनको आज उनको स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है चाइना के अगेंस्ट। मैंने कहा जी ये सब चीजें ठीक हैं, ये होंगी, ये होती रहेंगी। दुनिया में हालात कभी ऐसे होते हैं, कभी किसी और तरह के हो जाएंगे, लेकिन मैंने तो अपने आप को देखना कि मैंने कश्मीर के लिए कोई कैंपेन चलाई, मेरी कोशिश क्या काफी थी, मैंने वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था, मेरे ख्याल में आपने नहीं किया। तो मैं ये मुख्तलिफ किस्म की कुछ तजावीज भी वहां पे दी। असल चीज ये है कि बहुत सारे इश्यूज दुनिया ने, भारत ने पकड़ के हमें उन्होंने डिफेंसिव पे डाल दिया। टेररिज्म का इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया, लेकिन हमारे 70,000 लोग मारे गए दुनिया में, हम टेररिस्ट क्या लाए, और यही बहाना लेके वो कश्मीर की हर बातचीत से वो भागता रहा और दुनिया पूरी में हमें डिफेंसिव पे डाल दिया। जब पुलवामा का वाकया हुआ तो इधर वाकया हुआ, उधर किसी ने सबूत नहीं मांगा, सबने तस्लीम कर लिया कि जनाब ये पाकिस्तान ने कराया होगा, क्योंकि शाम तक भारत को उन्होंने कहा कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, और हमारे बॉर्डर्स क्रॉस किए गए, लेकिन उसको यही कहा गया जी कि ये एंटी टेररिज्म का ऑपरेशन है, एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा है। ये वो क्रेडिबिलिटी थी जो पाकिस्तान ने कायम करनी थी। तो जब भारत के सबूत है कलभूषण की शक्ल में, और आपको पता है कि भारत टेररिज्म करा रहा है और आपके पास सारा कुछ है, तो आप दुनिया को अपना मौका क्यों नहीं देते कि आपने कैंपेन चलाई? फिर आप FATF में भुगत रहे हैं। एक चीज और मैं बात करता हूँ, आप FATF में मुसीबत भुगत रहे हैं, कोई सबूत नहीं आपकी टेरर फंडिंग का, लेकिन आप रोज सफाइयां पेश करते हैं। यहाँ पे कलभूषण ने आपको बताया कि मैंने इतने डॉलर फलां को दिए, इतने डॉलर फलां को दिए, फलां ने मुझे ये पैसा मुहैया किया था दुबई से, सारी मनी ट्रेल दी। आप क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ गए FATF में? आप क्यों नहीं गए भाई? उसको डिफेंसिव पे डालते आप। फाइनल कमेंट आप कर दें इसमें मुशर्रफ साहब। देखिए, मैं समझता हूँ मैप फिर से जो है पब्लिश करना, यानी कि पॉलिटिकल मैप पब्लिश करना, एक मिनट जो है खामोशी इख्तियार करना, गाना रिलीज करना, श्रीनगर हाईवे नेम करना, ये बहुत अच्छे इक़दामात हैं। क्योंकि अगर हम ये इक़दामात कर रहे हैं तो हम दो चीजें इससे कर रहे हैं। एक ये कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, और दूसरा ये कि हम जो पहले किया करते थे वो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम FAT में फंसे थे। FATF में हम इसलिए फंसे थे कि जो फैसले 1990 की दिहाई में किए गए, वो फैसले 2000 और फिर 2010 की जो दिहाई थी उसमें वो फिट नहीं होते थे। तो ये जो इतना अरसा हमें लगा अपनी सिम्त को ठीक करने में, ये इसका जो है ये वो है आउटकम है, और ये बहुत अच्छी बात है जो हम अब कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम वापस उन्हीं हरकतों पे चले जाएंगे जिसकी वजह से FATF का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लीडरों को जिन्होंने ये पहले से प्रिडिक्ट किया था और जो आज इसको तश्कील दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम हम इस पर सियासी क़यादत और फिर अस्करी क़यादत भी सब एक पेज पर तो है एटलीस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद ज़रा हम हालत हाज़िरा के अनुमान से, जो कि आज प्रोग्राम खत्म होगा, 5 अगस्त का आगाज़ हो जाएगा, एक नज़म से हम इख्तिताम करेंगे ब्रेक के बाद। राजा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लबनान से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही हिला देने वाली हैं। अल्लाह करे कि वो खबरें ठीक ना हो, लेकिन उन खबरों के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जो मुतासर ना हुआ हो। लोगों के अपार्टमेंट्स टूट गए हैं, लोगों की ऑफिस में नुकसान हुआ है, लाशें बिखरी पड़ी हैं। और चाहे दहशतगर्दी का वाक़या हो या वाकई किसी असला डिब्बों में ही धमाका हो, लेकिन जो ख़ास कॉन्टेक्स्ट हम जानते हैं कि असल में ये जो ताकत के उसूल की खातिर जो प्रॉक्सी वॉर्स और ये सब के नाम पे जो एक तमाशा है, चाहे वो हमारे अपने पड़ोस में हो रहा हो, चाहे वो भारत ने जो कुछ ड्रामेबाजी यहाँ लगाई हुई है, या दुनिया किसी भी हिस्से में हो, ये सब उसी का शाखसाना होता है। आज मैं इन लम्हात में कि जब कुछ देर बाद 5 अगस्त के यौम इस्तेहसाल का उस स्याह दिन का आगाज़ होगा कि जब भारत ने एक और तारीख रकम की, इस दुआ के साथ भी और इन अशार के साथ भी इख्तिताम करना चाहता हूँ, इसलिए कि खून जिस भी इंसान का बहे वो अफसोसनाक है। इंसानियत सफ़र करती है ताकत के उसूल की इस जंग में। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, और जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। और बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, भाई जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद एक मसला है,
जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। भाई, बरतरी के सबूत की खातिर खूब बहाना ही क्या जरूरी है? घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है? जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदान किश तो खूं ही नहीं, हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। तो आओ आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से अमने तहजीब व इर्तिका के लिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से अमने इंसान की बका के लिए, जंग इफलास और गुलामी से अमन बेहतर निजाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़ियादत से अमन बेबस अवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और इस दुनिया को रहने के लिए एक ज़्यादा बेहतर और पुरअमन जगह बनाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।